हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए हैं। ठीक, तो आज जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 1 लेकर आया हूं। तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो में बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश कुछ ऐसा प्लान किया हूँ कि जो कमज़ोर छात्र है उसको इंग्लिश कम समझ में आती है। यानी इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सब इंग्लिश पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? इंग्लिश के अर्थ को समझना। यही सबसे बड़ी दिक्कत कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती। तो आज मैं वही चीज़ सोच समझ के मैं आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताते चलूँगा, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट मैं बनाया हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब मान लीजिए ये नहीं लिखा है, तो जिन लोगों को इंग्लिश कम समझ में आती है वो लोग कहेंगे इसका मतलब क्या होगा? मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा? लेकिन अब यहीं पे मैं आप लोगों को हिंदी भी दे दिया हूँ। अब आप लोग सीधा सीधा समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका। ठीक, बस ऐसे ही मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका। बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच आर। ठीक, अब इसमें देखिए, इसका हिंदी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग समझ गए ना इसका अर्थ क्या होगा। तो मूल रूप से अंग्रेजी पढ़ाने के 4 विधियां हैं। यहाँ पे 50% लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद 100% सब लोग समझ गए। ठीक, तो ऐसे ही पूरी क्लास रहने वाली है। आइए देखते हैं। तो कह रहा कि मूल रूप से अंग्रेजी पढ़ाने की 4 विधियां कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब व्याकरण अनुवाद विधि, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी विधि, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड का मतलब डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति। ठीक, अब एक चीज़ आप लोग और ध्यान में रखिए कि ये जो चार मेथड्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के क्लास में मैं 2 मेथड्स को क्लियर करूँगा। वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। इस 2 चीज़ को मैं आज क्लियर करूँगा। और अगला जो 2 बचता है, बाइलिंगुअल और डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड, इसको मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं चारों बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। In the beginning, this method was used first for teaching English under the influence of classical language like Latin, Greek and Sanskrit। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा नहीं समझ पाएंगे कुछ लोग, लेकिन यहीं पे हिंदी लिखने से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। प्रारंभ में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले लैटिन, ग्रीक और संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा के प्रभाव में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए किया जाता था। इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑल स्टडीड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इस विधि में विद्यार्थी ने सबसे पहले वाणी, कंजक्शन एंड सेंटेक्स एंड डिटेल्स, संयुग्मन और वाक्य विन्यास के अंगों का विस्तार से अध्ययन किया। ठीक, आगे क्या है?
The rules of grammar and the lists of expressions were all learned and by heard and applied in translation exercises during and after the lesson. यानी कि व्याकरण के नियम और आपदाओं की सूचियां सभी याद कर ली गई और पाठ के दौरान और बाद में अनुवाद अभ्यास में लागू की गई। अब आगे देखिए क्या है। This method emphasizes the importance of reading and neglects training in speaking and listening aloud. It stress reading but no time. It praises reading aloud. यानी यह विधि पढ़ने के महत्व पर जोर देती है और बोलने और सुनने के प्रशिक्षण की उपेक्षा करती है। हालांकि इसमें पढ़ने पर जोर दिया जाता है लेकिन जोर से पढ़ने पर समय नहीं दिया जाता। ठीक। द टीचर प्लेज एक्टिव रोल एंड स्टूडेंट्स आर बाउंड टू लिसन हिम। ठीक। यानी शिक्षक सक्रिय भूमिका निभाता है और छात्र उसकी बात सुनने के लिए बाध्य होते हैं। अब आगे क्या है। ट्रांसलेशन इज ए पावर एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज प्रोवाइडेड इट इज नॉट यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन इन मदर टंग may be used until learners and in position to follow on explanation in English। ठीक। किसी विदेशी भाषा की व्याख्या में अनुवाद एक सशक्त सहायता है बशर्ते इसका प्रयोग अधिक मात्रा में ना किया जाए। मातृभाषा में स्पष्टीकरण का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि शिक्षार्थी अंग्रेजी में स्पष्टीकरण का पालन करने की स्थिति में ना हो। ठीक, समझ में आ रहा है ना। This method is based on the principle that is foreign language is best learned thought is grammar. The grammatical aspects of a language can impress the adult mind, but its grammatical corners are not in accordance with the learning capacities of young learners. They are more inclined to imitation which enables them to pick up a language। यानी पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद आप लोगों को हिंदी में बता देते हैं। बेसिस दिस मदर टोंग इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रामर इज लिमिटेड ओनली टू दोज सेंटेंस in which no idiomatic expressions have been used. Easy, how would a teacher translate the expression it serves him right thoughts? To teach any language only by rules is quite impossible। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आइए देख लेते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विदेशी भाषा को उसके व्याकरण के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखा जाता है। किसी भाषा के व्याकरणिक पहलू वयस्क मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसकी व्याकरण संबंधी चिंताएं युवा शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं के अनुरूप नहीं है। उनमें नकल करने की प्रवृत्ति अधिक होती है जो उन्हें एक भाषा सीखने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा व्याकरण की मातृभाषा में व्याख्या केवल उन वाक्यों तक सीमित है जिनमें कोई मुहावरेदार अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाए। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अभिव्यक्ति का अनुवाद कैसे करेगा, यह उसके लिए सही काम करता है। इस प्रकार किसी भी भाषा को पूरी तरह से नियमों के अनुसार पढ़ाना बिल्कुल असंभव है। ठीक, आगे देखिए क्या है एडवांटेज, इसके लाभ। पहला आपका क्या है, इट स्टेबलिशेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड्स। यानी यह विदेशी प्रतीक और देसी शब्द के बीच मजबूत स्मृति बंधन स्थापित करता है। इसके लाभ जो हैं। ठीक, आगे क्या है दूसरा, इट इज क्लेमेड टू बी द स्पीडेस्ट एंड सरेस्ट प्रोड्यूसिव एयर बिल्डिंग अप ए वास्ट वोकेबलरी। यानी यह दावा किया जाता है कि यह एक विशाल शब्दावली के निर्माण की सबसे तेज और निश्चित प्रक्रिया है। आगे क्या है, इट अवॉइड्स एम्बिग्युइटी रिग्रेडिंग वोकेबलरी एंड ग्रामर।
द लर्नर गेट्स मास्टरी ओवर द वोकेबलरी विच अल्टीमेटली लीड्स टू परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। यानी यह शब्दावली और व्याकरण के संबंध में अस्पष्टता से बचाता है। सीखने वालों को शब्दावली पर महारत हासिल हो जाती है जो अंततः सही समझ की ओर ले जाती है। ठीक, चौथा लाभ क्या है? इट इज इकोनॉमिक एंड सेव कंसिडरेबल टाइम बाय ऑफरिंग ए सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन ए मदर टंग इंस्टेड टू लॉन्ग डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। यानी यह किफ़ायती है कि लंबी परिभाषा या स्पष्टीकरण के बजाय मातृभाषा में एक ही समकक्ष शब्द पेश करने से काफ़ी समय की बचत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक, आप लोग बताइएगा कि ये तरीका सही है या नहीं, या दूसरे तरीके से समझाऊँ आप लोगों को। इट इज़ कन्वीनियंट for the teacher as he requires no material and pre-planning on the part of teacher that is very popular is India। यानी क्या कह रहा है? यह शिक्षक के लिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें शिक्षक की ओर से किसी सामग्री और पूर्व योजना की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भारत में बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ पे जो 5 एडवांटेज दिए थे वो ख़त्म हुए। अब आगे आपका क्या आता है? क्रिटिसिज्म और डेमेरिट्स यानी आलोचना या अवगुण। ठीक, डिस्प्यूटिस दिस प्लस पॉइंट यानी इनका सकारात्मक बिंदुओं के बावजूद दिस मेथड हैज़ ए नंबर ऑफ वीकनेस यानी इस पद्धति में कई कमजोरियां हैं। सम देम हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, उनमें कुछ का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है, यानी नीचे आप लोगों को दिया गया है कि क्या है। ठीक, पहला है all the arguments given above deal either with explanation of vocabulary or assimilation of grammatical rules। यानी ऊपर दिए गए सभी तर्क या तो शब्दावली के विस्तार या व्याकरणीकरण नियमों को आत्मसात करने से संबंधित है। ठीक, बट देयर इज हार्डली एनी दैट डील्स विथ फ्लुएंसी इन स्पीच एंड राइटिंग। यानी लेकिन भाषा और लेखन में प्रवाह से संबंधित शायद ही कोई हो। ठीक, आगे देखिए दूसरा क्या? वर्ड आर बेस्ट स्टोरीड इन कॉन्टेक्स्ट। ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी वर्ड कैन बी अप्रिसिएटेड ओनली व्हेन इट ऑकर्स इन इट्स सिचुएशन। यानी शब्दों का सबसे अच्छा अध्ययन संदर्भों में किया जाता है। किसी भी शब्द की संपूर्ण व्याख्या तभी सराहनीय हो सकती है जब वो उसकी स्थिति में घटित हो। तीसरे नंबर में क्या है? Even for the acquisition of vocabulary, it is not the suitable medium because all English word, phrases, idioms cannot have corresponding equivalent in mother tongue. Easy in Hindi, we do not have any। यानी शब्दावली के अधिग्रहण के लिए यह भी उपयुक्त माध्यम नहीं है क्योंकि अंग्रेजी शब्दों को वाक्यांशों मुहावरों का मातृभाषा में समकक्ष शब्द नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हिंदी में हमारे पास बल्कि द के लिए कोई समकक्ष शब्द नहीं है, यानी द के लिए कोई समकक्ष शब्द नहीं है। हो सकता है यदि कभी आदि। ठीक, आगे देखिए 4 नंबर का द बॉन्ड established between the native word and their foreign words is not advantage because there are no many words in English which have more than one meaning, easy, table, bar, set, have, etc। यानी देसी शब्द और विदेशी शब्द के बीच स्थापित बंधन लाभप्रद नहीं है क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे टेबल, बार, सेट, हैव इत्यादि। ठीक, आगे देखिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो पहला मैं बताया हूँ
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप लोगों को समझ में आया या नहीं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या सीधा, प्रत्यक्ष या फिर बोल सकते हैं सीधा, ठीक। मेथड का मतलब होता है विधि। आगे देखिए, द डायरेक्ट मेथड टर्म्स वाज coined in 1901 and originated from France, receiving official section in 1908। यानी प्रत्यक्ष विधि शब्द 1901 में गढ़ा गया था, यानी बनाया गया था, और इसकी उत्पत्ति 1908 में फ्रांस से आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद हुई थी। इट वाज रिसीव्ड 1909 एंड अगेन 1925 से 1926, यानी इसे 1909 में और फिर 1925 से 1926 में संशोधित किया गया था। द टर्म्स डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग of English is applied to the practice of connecting new word and expression with its meaning without the medium of the mother tongue। यानी अंग्रेजी शिक्षण में डायरेक्ट मेथड शब्द का प्रयोग मातृभाषा के माध्यम के बिना नए शब्द की अभिव्यक्ति को उसके अर्थ से जोड़ने के अभ्यास पर किया जाता है, ठीक। आगे देखिए, द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड आर ऑफ ओपिनियन दैट देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ द वर्नाक्युलर बिटवीन द फॉरेन वर्ड एंड इट्स मीनिंग। यानी इस पद्धति के प्रतिपादकों का मत है कि विदेशी शब्द और उसके अर्थ के बीच स्थानीय भाषा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दे ले स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूड द स्टूडेंट्स ऑफ थिंग इन इंग्लिश एज सून एंड एज मच एज पॉसिबल। यानी वे छात्रों को यथाशीघ्र और यथासंभव अंग्रेजी में सोचने के लिए प्रेरित करने के महत्व पर जोर देते हैं। In other words, the main aims of direct method is to enable the learner to think in and use foreign language with the same as the native speakers display। यानी इसका मतलब है, दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष विधि का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को विदेशी भाषा में सोचने और उसका उपयोग करने में उतनी ही सहजता से सक्षम बनाना है जितनी आसानी से देसी वक्ता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया सक्रिय पहलू इज आई स्पीच रिसीव्स ग्रेटर एम्फेसिस अकॉर्डिंग टू वेबसाइट्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। यानी भाषण पर अधिक जोर दिया जाता है वेबस्टर के नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार। डायरेक्ट मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इन फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली एज मॉडर्न लैंग्वेज। यानी प्रत्यक्ष विधि किसी विदेशी भाषा, विशेष रूप से एक आधुनिक भाषा, टॉन्ट कन्वर्जेंस डिस्कशन एंड रिकॉर्डिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ को उसी भाषा के बातचीत चर्चा और पढ़ने के माध्यम से छात्र की भाषा के उपयोग के बिना विदाउट इट यूज ऑफ द पुपिल्स लैंग्वेज, ठीक, अनुवाद के बिना और अध्ययन के बिना सिखाने की विधि है। द फर्स्ट वर्ड्स आर थॉट बाय पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट। यानी औपचारिक व्याकरण पहले शब्द वस्तुओं या चित्रों की ओर इशारा करके या क्रियाएं करके सिखाए जाते हैं, ठीक। अब कैसे, आगे देख लीजिए। इन द डायरेक्ट मेथड the students are directly involved with the use of English। The students learn to speak by speaking, to read by reading and so on।
यानी प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थी सीधे तौर पर शामिल होते हैं। अंग्रेजी के प्रयोग के साथ छात्र बोलना सीखते हैं, बोलकर पढ़कर पढ़ना इत्यादि। ठीक। और कौन सा तरीका? ट्रांसलेशन एंड द यूज मदर टंग एंड बैन्ड कम्प्लीटली, यानी अनुवाद एवं मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ओरल वर्क फॉर्मेट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग in come before reading and writing, where taking up oral presentation of English helped students to listen to the sound future of English, यानी मौखिक कार्य शिक्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यहाँ पढ़ने और लिखने से पहले आया था। अंग्रेजी की मौखिक प्रस्तुति छात्रों को अंग्रेजी की ध्वनि विशेषताएं को सुनने में मदद मिली। The meaning of words are given by pointing to objects and pictures. The students are encouraged to think in English. A great bond was created between experience and expression, thought and word. The student acquires intuitive our language sense, which we all possess is very degree in the mother tongue, and which superintending all rules. Gamers and Daxers resting and bottom on the direct association between experience and expansion is the only sure guide in the use of a language, यानी शब्दों का अर्थ वस्तुओं एवं चित्रों की ओर इंगित करके बताया जाता है। छात्रों की अंग्रेजी सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुभव और अभिव्यक्ति, विचार और शब्द के बीच एक सीधा बंधन बनाया गया। विद्यार्थी की सहज त्रुटिहीन भाषा को बोध प्राप्त करता है, जिसे हम सभी मातृभाषा में अलग अलग मात्रा में प्राप्त करते हैं, और जो सभी नियमों, व्याकरणों और शब्दकोशों का स्थान लेते हुए अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच सीधे संबंध पर आधारित है। वही भाषा के उपयोग में हमारा एकमात्र निश्चित मार्गदर्शक है। तो आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना था। इंग्लिश के साथ आप लोगों को हिंदी बताया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक। ऐसे ही अगला वीडियो में लेकर आएंगे। अभी आपका 2 मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड और दूसरा डॉक्टर वेट्स मेथड। ठीक। ये दोनों आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।